Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. This is the rapid revision for Indian Penal Code IPC 1860 and we are processing chapter 16 of IPC. We have already in previous two videos, we have done from section 299 to section 331 in two videos with full, I have explained in full detail explanation with thorough interpretation of every provision of chapter 16. Now we will continue in this video फ्रॉम सेक्शन 332 332 से लेकर हम करेंगे जितने भी हमसे हो सकते हैं उतने सेक्शन करेंगे। कोई मैं वो नहीं दे रहा हूँ कितने सेक्शन करेंगे, कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। 332 से स्टार्ट करेंगे आज 332 आईपीसी से और जितने होते हैं उतने करेंगे। मैं अपनी प्रोफेशनल की जो मेरी आईपीसी की बेयर एक्ट है उससे पढ़ाने वाला हूँ और जैसा कि आपने अगर 2 वीडियोज़ देखी होंगी उसमें मैं फुल इंटरप्रिटेशन और फुल थॉरोली मीनिंग जो प्रोविज़न का निकल के आ रहा है उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 332 332 आईपीसी से। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, स्वयं इच्छा से हर्ट कॉज करना और सिर्फ क्यों कॉज करना कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी ना करने देना। वोअर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, जो कोई भी किसी व्यक्ति को हर्ट कॉज करता है और व्यक्ति जो हर्ट कॉज कर रहा है स्वयं इच्छा से किसी को हानि पहुंचा रहा है, वो कौन है? बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, और वो कोई सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे व्यक्ति को, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसको हानि पहुंचा रहा है, कोई चोट कर रहा है और उसकी मर्जी भी स्वयं इच्छा से वॉलंटरली कर रहा है। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, और वो हानि उसने कब कॉज की? जब वह अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। जैसे पटवारी साहब है, पटवारी साहब बैठे हैं और गलत रिकॉर्ड में एंट्री कर देते हैं, मतलब उसकी ज़मीन का थोड़ा सा भाग अपने उसकी दूसरे की ज़मीन में एंट्री कर देते हैं रजिस्टर में। तो क्या किया यहाँ पटवारी साहब ने? भाई किसी को हर्ट पहुंचाया ना, किसी को हर्ट पहुंचाया ना, बेशक से वह फिजिकल हर्ट ना हो लेकिन प्रॉपर्टी को तो हर्ट नुकसान पहुंचाया, उन्होंने फ्रॉड कमिट किया ना, तो यही बात कर रहा है। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, पटवारी साहब अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते, अपने दायित्व जो सरकार ने उन्हें दिए होते कि आपको ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं लैंड रिकॉर्ड्स के, अब उन्होंने फ्रॉडबाजी की। या फिर मान के चलिए कोई पुलिस ऑफिसर है, आप उसको कंप्लेंट लिखवाने गए, वो नाइट ड्यूटी पर बैठा हुआ है कोई हेड कांस्टेबल, आप उसको कंप्लेंट लिखवा ले गए कि मेरे को किसी ने पिटाई करी, मेरे को चाटे मारे, मेरे को जूते मारे। वो कह रहा है दिखा, निशान तो नहीं दिख रहे। वो कह रहा है कि बस 5-7 थप्पड़ मारे, निशान होते 5-7 थप्पड़ में, तो आपको ही पीट के वापस भगाया। तो उसने क्या किया? हेड कांस्टेबल ने, पुलिस वाले ने अपराध किया ना, आपको स्वयं इच्छा से हानि पहुंचाई ना उसने। डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, उस सरकारी कर्मचारी होते हुए वो ऐसा करता है, मतलब किसी व्यक्ति को हर्ट पहुंचाता है। और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, या सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को रोक रहा है कि मैं उसके कार्य में बाधा पड़ूँ, मैं उसके कार्य में बाधा बनूँ और उस व्यक्ति को, उस सरकारी कर्मचारी को उसका काम ना करने दूँ। वह उसकी इंटेंशन है दूसरे सरकारी कर्मचारी की, उसकी मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड मेंस रही है, इंटेंशन यह मेन है, ठीक है। और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन, यह उस सरकारी कर्मचारी ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा एक्ट सीरियस निकाला, मतलब कुछ एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस निकाला, मतलब एक ऐसा एक्ट किया जो कि जिसका कॉन्सिक्वेंस निकला बाद में निकला। और वो क्या कॉन्सिक्वेंस निकला? और अटेम्प्टेड टू बी डन, या उसने कुछ प्रयास किया करने का बाय डैट पर्सन, उस सरकारी कर्मचारी इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, अपने जो उसको कानून ने जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनकी पावर यूज़ करते हुए कुछ उसने ऐसा कॉन्सिक्वेंस परिणाम निकाला कि किसी व्यक्ति को चोट लगी, किसी व्यक्ति को हानि हुई। एज सच पब्लिक सर्वेंट शैल पनिश, तो ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को, जो ये ऊपर वाले जो भी मैंने बताई है करेगा, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों और बोथ, या 3 साल तक की जेल भी और या जुर्माना दोनों भी, ठीक है। तो 332 मेनली का एक मोटा एग्जाम्पल दूँ, वही वाला कि आपके साथ मारपीटाई हुई, आपके साथ मिस्टर एक्स के साथ 2-4 चाटे किसी ने मारे, उसके दुश्मन ने, जिसके साथ उसकी ओल्ड ग्रजेस थी, पर ऐसे चाटे मारे हैं, गुम चाटे, जो कि दिख नहीं रहे, ना तो गाल लाल हुआ है, ना तो कुछ भी हुआ है, ठीक है, ना तो आपको आंसू आए, लेकिन चाटे तो लगा है ना मिस्टर एक्स को। तो वह पुलिस स्टेशन में जाता है रिपोर्ट लिखवाने, नॉन कॉग्निटिव NCR रिपोर्ट लिखवाने कि मेरे को चाटे मारे हैं और मेरे को 5 चाटे मारे हैं पूरे। पुलिस हेड कांस्टेबल जो नाइट ड्यूटी पे बैठा है वो बोलता है कहाँ चाटे मारे, तुम तो बिल्कुल अच्छे भले दिख रहे हो, तुम्हारी सेहत पे तो 1% भी फ़र्क नहीं दिख रहा। अब मिस्टर एक्स बोलता है मारे हैं सर, बिलीव करो मुझे, बिलीव मी। अब हेड कांस्टेबल बिलीव करने को रेडी नहीं, क्योंकि पुलिस वालों की तो शक ही नहीं का। अब मिस्टर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, वो एक्स को 2-3 चाटे मार देता है और उसको बोल देता है कि जाओ गेट लॉस्ट,
मैं नहीं लिख रहा तुम्हारी रिपोर्ट, तुम्हें मारा ही नहीं किसी ने चाटे, अब मैं तुम्हारी चाटे मार देता हूँ। तो अब उस हेड कांस्टेबल ने कौन सा ऑफेंस कर दिया, यह 332 का उसने अपराध कर दिया और अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज, वो जो लॉफुल उसको ड्यूटी दी गई थी उसने उसका तो पालन नहीं किया। उसको एनसीआर रिपोर्ट लिखनी नहीं चाहिए थी ना मिस्टर एक्स की, चाहे वो झूठी है चाहे सच्ची है वो बाद में कोर्ट देखता, या वो इन्वेस्टिगेशन करके वो बाद में देख लेता, पर उसने कुछ भी नहीं किया, उसको ही चाटे मार के मिस्टर एक्स को भगा दिया। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया उस हेड कांस्टेबल ने जो पुलिस डिपार्टमेंट का था, उसने 332 का ऑफेंस किया, ठीक है, 332 332 का ऑफेंस किया उसने। अब हम पढ़ेंगे 333 333 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अब 333 में घातक हानि पहुंचा देता है, घातक हानि पहुंचा देता कोई वही सरकारी कर्मचारी। तो जैसे इसमें जो सेम टू सेम 332 वाले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब उस पुलिस ऑफिसर हेड कांस्टेबल जैसे चाटे मार के मिस्टर एक्स को भगा रहा है, इसमें समझ लीजिए अब पुलिस ऑफिसर ने डंडे मारे उसको, मिस्टर एक्स को डंडे मार के भगा दिया कि नहीं लिख रहा तेरी रिपोर्ट, तू भग जाए यहाँ से। तो 333 में घातक हानि पहुंचाता है और 332 में सिंपल हर्ट पहुंचाता है, ठीक है, जैसे चाटा मार दिया सिंपल हर्ट हुआ ना, और 333 में घातक हानि कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है। जैसे जो उनका डंडा होता है वो पुलिस वालों का, वो डंडा लेता है और मिस्टर एक्स को पीटता है, वो बोलता है कि सर मेरी पिटाई हुई है, आप मेरी एमसीआर लिखिए, बोलता है तेरी पिटाई कहीं नहीं हुई, अब तू पिटाई ले। अब उसको डंडे से इतना कूटता है कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। और ग्रीवियस हर्ट कितना होता है कि वो 20 दिन तक लगातार मिस्टर एक्स अपने घर में पड़ा रहता है और उसको 20 दिन तक पेन में, दर्द में वो पड़ा रहता है और अपने रेगुलर परस्यूट्स फॉलो नहीं कर पाता। इसलिए तो क्या करा उस पुलिस वाले ने, अब 333 का ऑफेंस 333 आईपीसी का ऑफेंस किया उस पुलिस वाले ने। बस इसमें सज़ा में डिफरेंस है, क्या है इसमें सज़ा, इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अब उस सरकारी कर्मचारी को जो भी घातक हानि पहुंचाएगा किसी व्यक्ति को और अपने लॉफुल डिस्चार्ज में, जो कि कानून ने उसको बता रखा है कि तुम अपने जो तुमको हम दायित्व दे रहे हैं यह पूरे करना, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि कॉमन व्यक्ति को जो उसके पास आ रहे हैं और उसकी सेवाएं लेने, उनको घातक हानि पहुंचा देता है अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते वक्त। तो ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एंड शैल फाइन है, और घातक हानि देने पर तो जुर्माना देना पड़ेगा आवश्यक रूप से, एक दिन से लेकर 10 साल तक की जेल और जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यह था 333 का ऑफेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑफेंस की तरफ पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 16 के मर्डर वगैरह के बाद के हैं। 334 का ऑफेंस, ठीक है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, स्वयं इच्छा से हानि कोज करना, सिंपल हानि कोज करना, और कैसे, प्रोवोकेशन, आपको किसी ने प्रोवोक कर दिया, मिस्टर एक्स को किसी ने प्रोवोक कर दिया, वो इतना प्रोवोक हो गया कि अब वो किसी को हानि पहुंचा दी उसने, मतलब भड़का दिया उसको मिस्टर एक्स को, अब वो इतना प्रोवोक हो चुका है, उसको इस कदर उकसा दिया, उसको इस कदर भड़का दिया कि अब वो हानि कोज कर दी उसने। तो यह 334 का ऑफेंस है। अब पढ़ेंगे हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट। अब वॉलंटरली आगे सेक्शन 39 आईपीसी की डेफिनेशन में आ जाइए, तीनों डिग्री ऑफ मैनसरेज में इंक्लूड है। इंटेंशन भी है कि हाँ हर्ट कॉज कर दूंगा, नॉलेज भी है हाँ शायद हर्ट कॉज कर दूंगा, रीजन टू बिलीव भी है, भाई हो भी सकता है हर्ट कॉज, नहीं भी हो सकता ही है, ठीक है। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, जो कोई स्वयं इच्छा से हर्ट कॉज करता है ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो भड़का हुआ है, क्योंकि वो उकसाया हुआ है, क्योंकि वो अबैटेड है। इफ़ ही नीदर इंटेंड्स नोर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कोज हर्ट, उसको खुद ही नहीं पता, उसकी खुद ही इंटेंशन नहीं है कि मैं हर्ट भी कोज करने वाला था, वैसे आराम से बैठा था, किसी ने आके भड़का दिया, कुछ निक नेम से बुला दिया, तुरंत प्रोवोक हो गया और तुरंत हर्ट कोज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। इफ़ ही नीदर इंटेंड्स, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट कोज करने की, नोर नोज, उसकी कोई नॉलेज भी नहीं थी हर्ट कोज करने की, हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कोज हर्ट, की उसको खुद ही नहीं पता था कि वो हर्ट कोज करने वाला है, वो किसी को चोट पहुंचाने वाला है। टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, अदर देन, एक्सेप्शन क्या है, किसको पहुंचा दी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, जिस पर्सन ने भड़काया उसको हर्ट कोज नहीं किया, उसने भड़काया उस पर्सन ने अबेटेड को, और उसने किसी और को हर्ट कोज किया, जो उसको उकसा रहा है, जो उसको निक नेम से उसको चिढ़ा रहा है, जो उसको प्रोवोकेशन दे रहा है कि तू करेगा, तू मारेगा मेरे, ये करेगा वो करेगा, तो उसको हर्ट कोज नहीं कर रहा है, किसी और व्यक्ति को इनकॉन्सिक्वेंस हर्ट कोज कर दिया। अब मिस्टर ए एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर ए बैठा है और मिस्टर बी बैठा है। अब मिस्टर बी को उसके निक नेम से बुला रहा है, कोई भी उसका निक नेम हो जिससे वह चिढ़ता है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी क्या करता है, और वह सोचता है कि मिस्टर ए तो बहुत तगड़ा बंदा है, इसको तो कैसे मारूं मैं, लेकिन गुस्से में क्या करता है, वो प्रोवोक तो है ऑलरेडी, उसको बिल्कुल गुस्से में भर दिया गया है, उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी आ चुकी है कि कभी उसके साथ किसी ने ऐसा रवैया नहीं किया है। अब वो बिल्कुल खूंखार हो गया है। वो क्या करता है, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो अब कोई वेटर आता है उनको ऑर्डर लेने रेस्टोरेंट में, मिस्टर ए बी की खिंचाई कर रहा है, उसके निकनेम से बुला रहा है, लेकिन मिस्टर ए को वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो मिस्टर ए बहुत तगड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा है, या तो कुछ कहेगा तो वो उल्टा उसको पीटेगा।
अब जो वेटर आता है उनका ऑर्डर लेने, मिस्टर बी उस वेटर को थप्पड़ मार देता है। मिस्टर वो वेटर उससे मिस्टर बी से पूछ लेता है, सर व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए खाने में। तो ऐसे में मिस्टर बी अब वेटर को थप्पड़ मार देता। तो क्या किया उसने, उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो था, लेकिन उसने सिंपल हर्ट किसको कोज किया, वेटर को कोज किया। तो यही कह रहा है, अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, उस व्यक्ति को उसने चाटा नहीं मारा जिसने प्रोवोकेशन दी थी, उसको मारा जिसने प्रोवोकेशन, जिसका कोई दूर दूर तक लेना ही देना नहीं था उनकी लड़ाई से, उनके नेम कॉलिंग से, ठीक है। तो यह ऐसा करने पर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो ऐसा करने पर मिस्टर बी को, जिसने चाटा मारा, 1 महीने की सज़ा मिलेगी, उसको 1 महीने की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। या तो 1 महीने की जेल कर दो मिस्टर बी को, या तो 500 रुपये जुर्माना देकर छोड़ दो कि लल्लू आगे से ऐसे दोस्तों के साथ मत बैठना जो कि तुम्हें नेम कॉलिंग से बुलाएं और उनको तुम हानि कोज ना करो, उनको तुम चोट ना मारो, किसी और व्यक्ति को तुम उनकी बात सुन के चोट मार दो, और वो भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक कॉम्पोनेंट है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मेनली एक व्यक्ति को तब आती है तब उसको वह चीज़ जो उसको बताई गई है या उस पर जो एक्सपेरिमेंट करा गया है उसको पहली बार हुई हो, वो उसका आदी ना हुआ पड़ा हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ को रोज़ पीटता है, मतलब रात को आता है, शराब पी कर आता है और उसको नई शादी हुई है, रोज़ उसको पीटता है। अब क्या अगर आपके साथ पहले पिटाई हुई है तो आप या तो उसी टाइम अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आप 2 साल से वो आपको मार रहा है और आप 2 साल 1 दिन के बाद, जो वाइफ है 2 साल 1 दिन के बाद अगर हस्बैंड पे मर्डर कर देती है, हस्बैंड का कुछ भी कर देती है, मतलब उसके साथ उसको या तो घातक हानि पहुंचा देती है, सिंपल हानि पहुंचा देती है, कुछ भी कर देती है, उसको बेलन वगैरह चिमटा उमटा कुछ भी मार देती है, या फिर उसका मर्डर ही कर देती है, तो ऐसे में 2 साल 1 दिन पे उसने करा ना, 2 साल तक तो वह सहती रही, कंडोन करती रही उसकी गलती को कि कोई नहीं चलो सुधर जाएगा। लेकिन 2 साल 1 दिन के बाद उसने उसको मारा। क्या उसको नॉलेज थी, इंटेंशन थी कि आज आएगा, आज मेरे साथ दारू पी के लड़ाई करेगा तो आज मैं इसको बताऊंगी। उसको 100% इंटेंशन थी, नॉलेज थी, यह कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था, हर माइंड वॉज मेंटली रेडी डैट वो आने वाला है और मेरी पिटाई होगी। तो उसने 2 साल 1 दिन के बाद जो हमला किया अपने हस्बैंड के ऊपर, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो और वो दूसरी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यह चीज़ नहीं थी उसके लिए, वह आदी हो चुकी थी, वह पिटाई की ऑब्जेक्ट हो चुकी थी। तब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कैटेगरी में वह तब आती जब उनकी नई शादी हुई होती और 1 हफ्ते बाद ही पति ने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया, और 1 हफ्ते 8वें दिन से ही पत्नी को पिटाई करी। तो 8वें दिन ही वाइफ ने रिएक्ट करा, और तब कहते हैं 8वें दिन ही वाइफ ने रिएक्ट किया और उसको पीटा, अपने हस्बैंड को वापस में अपने सेल्फ डिफेंस में, या कैसे पीटा उसको, तो कह सकते हैं कि भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गई थी उस महिला को, तो उसको एक्सेप्शन मिलेगी, तो उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं की गई, क्योंकि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी, एकदम से ऐसा कार्य हुआ कि जिसकी आपको अपेक्षा ही नहीं थी कि यह भी हो सकता है। तो यही है 334 का ऑफेंस, ठीक है। अब 335 पढ़ेंगे। 334 और 335 बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेज हैं समझने के लिए। अब सेक्शन 335 ऑफ आईपीसी, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि कोज कर देना, वो भी किस पर, प्रोवोकेशन पर, भड़काए जाने पर। देखिए अब भड़काए जाने पर नहीं, मतलब आपको गुस्सा आ गया और आपने घातक हानि कोज कर दी, भाई कोई आपका कोई मतलब लगा लीजिए मिस्टर ए बी को नेम कॉलिंग कर रहा है, लेकिन मिस्टर बी इतना एग्रेसिव है और मिस्टर ए भी इतना एग्रेसिव है कि लेकिन बी ए को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टर ए बी से भी ज़्यादा एग्रेसिव और ख़तरनाक है। तो ऐसे में जो मिस्टर बी है वही अपने वेटर को, जो वेटर है होटल में, उनसे लेने आया ऑर्डर, उसने बोला कि सर व्हाट डू यू नीड, हम आपके लिए क्या लेके आए। तो मिस्टर बी ने उठा के क्या करा, जो जग रखा रहता है वो पानी पीने के लिए आपके जो होटल टेबल पे, उस पर रेस्टोरेंट टेबल पे, वो उठा के मिस्टर वेटर के सर पे मारा। तो ग्रीवियस हर्ट बना, उसका सर बिल्कुल स्टिचेस लगे उसको और उसका सर फट गया, और 20 दिन से ज़्यादा तक उस मिस्टर वेटर को आराम करना पड़ा, अपने होटल में वो आ नहीं पाया। तो क्या किया मिस्टर बी ने यहाँ पे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो था, लेकिन किसने दिया हुआ था, वो ए ने दिया हुआ था, क्या वेटर ने दिया हुआ था। तो यही कह रहा है 335, अगर घातक हानि करी किसी और व्यक्ति को जिसने आपको प्रोवोकेशन के लिए सब्जेक्ट भी नहीं करा था, मतलब प्रोवोकेशन दी ए ने, पर आपने पीटा किसको, वेटर को पीटा, तो यही 335 का ऑफेंस बना रहा है। तो ऐसा करने पर कितनी सज़ा मिलेगी उस व्यक्ति को, मे एक्सटेंड टू 4 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस मिस्टर बी को जो मार रहा है वेटर को, जिसने
वाटर से भरा हुआ जग मारा उठाकर स्टील का वेटर के सर में, और उस वेटर के सर में इतने सारे टाके आ गए, स्टिचेस आ गए। तो ऐसा करने पर उस मिस्टर बी को 4 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है। जुर्माना कितना? विच में एक्शन टू 2000 रुपीज़ और विद वो, या 2000 का जुर्माना लगाओ या फिर वो 4 साल की जेल भी कटवाओ और 2000 का जुर्माना भी लगाओ। ठीक है, ये था 335 का ऑफेंस। एक बार इसकी बॉडी भी पढ़ लेते हैं। और 335 की पहले मैं मार्जिनल नोट पढ़ रहा हूँ। वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि कोज करना, घातक चोट पहुंचाना। कैसे? ऑन प्रोवोकेशन, जब एक व्यक्ति प्रोवोक्ड है। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, जो कोई भी स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, मतलब घातक हानि देता है, घातक चोट देता है। ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और कैसे देता है? क्योंकि वह प्रोवोक्ड है, क्योंकि वह उसके साथ वह एक्ट नया नया हुआ है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसके ऊपर, उसके सर पर मंडरा रही है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वो है उसकी बॉडी उसके माइंड की नहीं सुन रही है, क्योंकि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोक्ड है। माइंड ब्रेन बॉडी को कह रहा है कि ये एक्शन मत करो, लेकिन प्रोवोकेशन इतनी है कि माइंड बॉडी की बात नहीं सुन रहा है और बॉडी माइंड की बात नहीं सुन रही, और क्राइम होता है, ऑफेंस होता है। इफ़ ही नीदर इंटेंड्स नोर नोज हिमसेल्फ, जिसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई पड़ी है, जिसको जो प्रोवोक्ड व्यक्ति है, उसको ना तो कोई पहले इंटेंशन थी, ना तो कोई नॉलेज थी, क्या नॉलेज नहीं, और ना क्या इंटेंशन नॉलेज नहीं थी। हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कोज ग्रीवियस हर्ट, कि वह कोई घातक हानि कोज कर सकता है। कहाँ उसको इंटेंशन नॉलेज कब नहीं थी? प्रोवोक्ड होने से पहले नहीं थी। ठीक है, टू एनी पर्सन, कि वो घातक हानि किसी को दे, ग्रीवियस हर्ट किसी व्यक्ति को दे सकता है, अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, पर उसको नहीं दे रहा, उसको घातक हानि नहीं दे रहा। किसको? जिसने उसको प्रोवोक किया था, जिसने उसको प्रोवोक किया था उसके लिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोक नहीं हुआ। वो घातक हानि तो किसी और को ही देगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए ने बी को नेम कॉलिंग किया, और पहली बार ही किया, कुछ ऐसे नाम से बुलाया, कुछ ऐसे अब्यूजिंग वर्ड से बुलाया, लेकिन प्रोवोक तो हुआ वो, लेकिन कॉन्सिक्वेंस किस पे निकाला? उस वेटर पे निकाला। ठीक है, द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन उस पर नहीं निकाला। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 4 years। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में भी आ चुका है, लेकिन उस व्यक्ति को हानि कोज नहीं करा, जो उसके साथ जिसके कहने से वो प्रोवोकेशन में आया, जिसके कहने से वो भड़का, उसको गुस्सा आया, लेकिन किसी और व्यक्ति पे उसने ऑफेंस कमिट किया। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 4 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना भी लगा जा सकता है। जुर्माना 2000 तक का जुर्माना उस पर लग सकता है, और विद वो 4 साल की जेल भी और जुर्माना भी। तो यह वो हमारा सेक्शन 335 335 कंप्लीट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 336 336 आईपीसी, एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। कुछ ऐसा कार्य करना जो कि किसी की ज़िंदगी को खतरे में डाल दे, और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या किसी की पर्सनल सेफ्टी, किसी की सुरक्षा को खतरे में डाल दे। तो ये 336 का ऑफेंस बनता है। अब 336 आईपीसी पढ़ेंगे, 336 आईपीसी बॉडी पढ़ेंगे। अब वर्ड डज एनी एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली, जो कोई भी एक व्यक्ति कार्य करता है, कैसे करता है? लापरवाही तरीके से और बेध्यानी में, बेजिम्मेदाराना तरीके से, मतलब रैशली और नेग्लिजेंटली। 304 कैपिटल ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और रैशली एंड नेग्लिजेंटली, रैशली और नेग्लिजेंटली जहाँ भी आ जाए। इनडिफरेंट एटीट्यूड, पहले वो एटीट्यूड नहीं था, जिस समय वो कार्य हो रहा था तब इनडिफरेंट एटीट्यूड था। पहले तो आप बिल्कुल सज्जन थे, सदगुरु थे, उसके बाद आपका, लेकिन जिस टाइम वह एक्ट कर रहे थे आप थे इनडिफरेंट एटीट्यूड में। जो होगा मैं देख लूँगा, आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, मैं टक्कर मारूंगा किसी को, गाड़ी से बहुत तेज चला रहा हूँ मैं, इनडिफरेंट एटीट्यूड है मेरा। और दिन तो मैं नॉर्मली चलाता था, लेकिन आज मैंने शराब पी हुई है और मैं इनडिफरेंट एटीट्यूड में, बिल्कुल लापरवाही वाले एटीट्यूड है मेरे अंदर, और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है मेरा। आज मैंने शराब पी हुई है और आज मैं गाड़ी इतनी तेज चलाऊंगा कि मैं क्या करूँगा? एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, किसी इंसानी ज़िंदगी को खतरे में डाल दूंगा, और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या किसी की पर्सनल सुरक्षा को खतरे में डाल दूंगा। तो ऐसा करने पर जो शराबी जो गाड़ी चला रहा था शराब पीकर इनडिफरेंट एटीट्यूड से, और दिन तो चंगा था, सुबह तक तो ओके था, सुबह तक तो बिल्कुल सज्जन की तरह कार चला रहा है, पर रात को उसको हो जाता है कि भाई ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाता है बिल्कुल रेसर की तरह, जैसे इंटरनेशनल सर्किट्स पर रेस ड्राइव होती है, ऐसी गाड़ी चलाता है। तो उसने किया ना, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट किया, ठीक है, और कि उस एक्ट से क्या किया? किसी इंसानी ज़िंदगी को खतरे में डाला, या फिर किसी की पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डाला। तो ऐसे करने पर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट वो इधर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती, 3 महीने की जेल कटवाई जा सकती है, सॉरी 3 साल नहीं,
3 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है। और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 250 रुपीज़, और ऐसा करने पर या तो 3 महीने की जेल या तो आप लगा सकते हो 250 रुपये का जुर्माना भी, और विद बोझ या तो 3 महीने की जेल भी या 250 रुपये का जुर्माना भी। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 337 पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 337, इसको रीड विद कर लेना। 279 सेक्शन 279 IPC, ठीक है। कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, चोट कोज करना और किसी कोई कार्य कर कोई एक्ट कर, ठीक है, कोई एक्ट कर भी और कोई एक्ट ना कर भी। एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन ऑल्सो। तो कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट, चोट पहुंचाना एक कार्य कर, एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर, जिससे क्या हुआ, किसी की लाइफ पर बनाई, किसी की ज़िंदगी पर बात बनाई, और या फिर उसकी पर्सनल सेफ्टी, उसकी पर्सनल सुरक्षा पर बात बनाई, जिसके ऊपर आप एक्ट कर रहे हो। तो देखिए 337 सबकी बॉडी पढ़ रहा हूँ, 337 की बॉडी। whoever causes hurt to any person, जो कोई भी चोट पहुँचाता है किसी व्यक्ति को, by doing any act so rashly और negligently, एक एक्ट कर एक कार्य कर, और वो कार्य वो कैसा किया उसने, रैशली लापरवाही से किया, और नेग्लिजेंटली बेजिम्मेदाराना तरीके से किया, ठीक है। रैशली और नेग्लिजेंटली किया, इनडिफरेंट एटीट्यूड से किया, पहले तो नहीं करता लेकिन बाद में किया। इनडिफरेंट एटीट्यूड जो होगा देख लेंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेंगे देख लेंगे, ठीक है। एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, और उस व्यक्ति के वह एक्ट करने से, वह कार्य करने से क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल रहे हैं, एक्ट सीरियस क्या निकल रहा है, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, एक इंसानी ज़िंदगी पर बात बनाई है, एक इंसानी ज़िंदगी को खतरे में डाला उस व्यक्ति के एक्ट ने। और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या फिर दूसरे व्यक्ति की पर्सनल सेफ्टी पर बनाई है, उसकी सुरक्षा पर बात बनाई है जिसके ऊपर वो उसने एक्ट किया। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है। और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, जुर्माना लग सकता है 500 रुपये का, और विद बोझ तो 6 महीने की जेल भी और 500 रुपये जुर्माना भी, ठीक है। तो ये 336 और 337 सेम से लगते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है, ठीक है, इसमें फ़र्क है। ऊपर बस उसने एक्ट किया था, 336 में अक्यूज ने, अपराधी ने बस एक्ट किया था, एक कार्य किया था, वो कार्य किया था, उसकी कोई हर्ट करने की उसमें नीयत नहीं थी, पर उस 337 में हर्ट कोज हुआ है, 336 में हर्ट कोज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हर्ट कोज हुआ तो 337 लगेगी, हर्ट कोज नहीं हुआ लेकिन बेजिम्मेदाराना तरीका था उसको वो एक्ट करने में, लेकिन हर्ट किसी को कोज नहीं हुआ तो 336 लगेगी। वैसे तो 337 लगेगी, हर्ट कोज हुआ तो, चोट लगी तो 337, चोट नहीं लगी तो 336, ठीक है। यह फ़र्क है इसमें, बस स्मॉल लाइन थिक छोटा सा डिफरेंस है, एक नॉमिनल सा नाम का डिफरेंस है, पर यही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 338 IPC 338 IPC, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब 338 में क्या है, अब कोज कर देता है एक व्यक्ति अपने एक्ट से घातक हानि, घातक चोट, और वही अब उस एक्ट से क्या करता है, उस कार्य से क्या होने की आशंका है, वही एंडेंजरिंग लाइफ, एक इंसानी ज़िंदगी के जान पर खतरा बनाता है, और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या पर्सनल सुरक्षा किसी की बिगड़ जाती है किसी व्यक्ति की, और पर्सनल सेफ्टी का खतरा बनाता है। तो 338 में कोजिंग ग्रीवियस हर्ट है, घातक हानि है, पढ़ेंगे हम। हुएवर कोजेज ग्रीवियस हर्ट, जो कोई भी घातक हानि, घातक चोट देता है, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, बाय डूइंग एनी एक्ट, की क्या कर कोई कार्य कर, सो रैशली और नेग्लिजेंटली, वही बेजिम्मेदाराना तरीके से और लापरवाही से और इनडिफरेंट एटीट्यूड से, जो पहले तो नहीं करता लेकिन अब कैसे कॉन्सिक्वेंसेस बने हुए हैं, उसके दिमाग पर क्या छाया हुआ है, उसके दिमाग पर बुरी संगत छाई हुई है, इनडिफरेंट एटीट्यूड से वो रैशली और नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है, पहले नहीं करता था पर अब कर रहा है, जिस टाइम ऑफेंस कमिट हो रहा है। सो एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, और उसके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से क्या हो रहा है, क्या परिणाम निकल रहे हैं, किसी इंसानी ज़िंदगी पर बात बनाई है, किसी इंसानी ज़िंदगी पर, उसकी जीवन पर मुसीबत बनाई है या बन सकती थी, और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या किसी और व्यक्तियों की पर्सनल सेफ्टी बिगड़ सकती थी, सुरक्षा खतरे में आ सकती थी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो कि ग्रीवियस हानि कोज करेगा किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर, और कैसे, बस किस मंशा से कर रहा है वह ग्रीवियस हानि कोज, क्योंकि वो कुछ अपना एक्ट ऐसे कर रहा है जो कि लापरवाही से कर रहा है या फिर नेग्लिजेंटली कर रहा है, ठीक है, रैशली और नेग्लिजेंटली कर रहा है, इनडिफरेंट एटीट्यूड को मन में पाले हुए है, ठीक है। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, या फिर जुर्माना लग सकता है 1000 रुपये तक का, और बहुत, या फिर 2 साल तक की जेल भी कटाओ और 2000 रुपये जुर्माना भी लो इससे, अपराधी से, ठीक है। तो यह वो हमारा सेक्शन 338 338 IPC पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 339, यहाँ से
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस चालू हो जाते हैं, तो ये मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं जितने हमारे ऊपर, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ से 339 ऑनवर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस चालू हो जाते हैं। ये बहुत हमें फोकस लगा के पढ़ने पड़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से सुनना इंटरप्रिटेशन कि क्या है बात और क्या नहीं है बात, ठीक है। ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अपराध और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अपराध। 339 हम पढ़ेंगे सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है 339 में डेफिनेशन दिए हुए पढ़ेंगे। हुएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट्स, जो कोई भी जानबूझकर ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है। किसको रोक देता है? एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को जानबूझकर रोक देता है, उसके आगे खड़ा हो जाता है दीवार बनकर। सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, कि उस व्यक्ति को ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है कि जिस व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है वो किसी डायरेक्शन में, आजू बाजू, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मुड़ ही नहीं सकता, घूम ही नहीं सकता, ना चल सकता, उसको ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया है। इन विच डैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड, और जो व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है उस व्यक्ति की पूरी राइट है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर डायरेक्शन में जाने की। कानून ने उसको राइट दे रखी है, अधिकार दे रखे कि वह जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ने स्वयं इच्छा से उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। इस सेड रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन, तो माना जाएगा जिस व्यक्ति ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है, उसको रोका है, उसके बीच में बाधा आया है, उसको पैक किया है किसी के बीच में, तो उस व्यक्ति ने कौन सा क्या किया उस व्यक्ति ने? उसने किया है रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन, उसने गलत तरीके से उस व्यक्ति को बंधक बनाया है, रिस्ट्रेन किया है, ठीक है, कि उस व्यक्ति को। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये एक्सेप्शन लग जाएगी तो 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं बनेगा, तो वो अन्य ही कुछ बन सकता है, लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तो नहीं बनेगा। पढ़ते हैं हम। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड, कोई रोक क्रिएट कर दी, और वो रोक कहाँ पे क्रिएट की गई है? किसी ने अपनी प्राइवेट लैंड, किसी की लैंड है, जैसे मेरी लैंड है, मैंने अपनी लैंड पर दीवार खड़ी कर दी, और वाटर या मेरा कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल है, उस पर मैंने दीवार चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट, और वो जो व्यक्ति है जो अच्छे विश्वास में जो सोच रहा है कि ये भाई मेरी लैंड है और मेरा ये पानी यूज़ करने का मेरा ही अधिकार है बस, और किसी का नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट लैंड और प्राइवेट वाटरवे है, तो वो भी अच्छे विश्वास में सोचता है कि बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट, तो अच्छे विश्वास से सोचता है भाई मेरे पास तो पूरा अधिकार है, कोई मेरे लैंड में आएगा तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उसको रोकूंगा। क्यों जा रहे हो आप मेरे लैंड में? ये मेरी ज़मीन है, नहीं आ सकते आप, गेट आउट। सो इज़ नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो ऐसा करने पर वह अपराध नहीं है सेक्शन का, वह कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लैंड पे तो सबका हक है कि अपनी प्रॉपर्टी में किसी भी को वो एंट्री ना दे, क्योंकि वह उसकी इन्वेस्टमेंट लगी उस व्यक्ति की है, तो हु आर यू टू एंटर माई लैंड, रोक सकता है बिल्कुल भी। तो वो व्यक्ति कल को जाके ये नहीं कह सकता कि इसने इस लैंड में मेरे को आने नहीं दिया। अरे भाई क्यों? ये इसकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की लैंड है, ऐसे नहीं आ सकते आप, ठीक है। ये कोई सरकारी लैंड नहीं है जिसमें कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई खाता ही नहीं है। तो ये है 339 का ऑफेंस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब जिस वे में, जिस डायरेक्शन में एक व्यक्ति की राइट थी जाने की, वो यहाँ भी जा सकता था, वो यहाँ भी जा सकता था, वो यहाँ भी जा सकता था, लेकिन अपराधी ने क्या किया? रोक दिया उसको, उसके आगे खड़ा हो गया बिल्कुल दीवार बन के, और उसको नहीं जाने दे रहा, बोल रहा है यहाँ से नहीं जाने दूंगा तेरे को, जाना तो उसकी तरफ, दूसरी तरफ है, मेरे पीछे जाना तेरे को, लेकिन तू यहाँ से नहीं जा सकता, घूम के जा कोई सी गली में से घूम के जा, पर यहाँ से नहीं जाने दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, देखिए रेड लाइट पे कार्स खड़ी हैं, रेड लाइट पे कार खड़ी है, ठीक है, तो बीच में बहुत सारी कार खड़ी हैं, तो एक पिंक कलर की कार है, वो कार एक वुमेन की है, तो जो उस वुमेन की कार के आगे एक व्यक्ति खड़ा है अपनी कार लेके, उसके पास कोई कार है, बड़ी सी कार है, वह खड़ा है और वह पीछे देख लेता कि वुमेन है, मेरे पीछे एक वुमेन है, चलो इसको सबक सिखाया जाए। रेड लाइट की ग्रीन लाइट हो जाती है, पर बिल्कुल चल के ही नहीं देता है, वो बिल्कुल चल के ही नहीं देता। और सिचुएशन ऐसी है कि जो साइड में कोई रास्ता भी नहीं है, वो एक ही वे है, ओनली सिंगल रोड है, ना इधर से कोई ना इधर से, बस रेड लाइट है। तो वह व्यक्ति जो बड़ी सी कार में आगे है, उस पिंक कार के, उस महिला की कार के आगे, अब वो बिल्कुल स्वयं इच्छा से क्या कर रहा है? ग्रीन लाइट हो गई है तब भी कार को आगे नहीं चला रहा है, और महिला के पीछे भी कोई बड़ा सा व्हीकल आके खड़ा हो गया है। अब महिला जा सकती है क्या? अब महिला आगे प्रोसीड कर सकती है, लेफ्ट प्रोसीड कर सकती है, राइट प्रोसीड कर सकती है, बैक जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। तो अब क्या माना जाएगा? उस बड़ी सी कार वाले ने कौन सा अपराध किया है? उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया उस महिला को, उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया उस महिला को। महिला का राइट था ना कि
कार के पैडल गैस प्रेस करे, पैडल प्रेस करे रेस का और अपने निकल जाए, रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गई है, लेफ्ट राइट सीधा उसको जहाँ भी जाना निकल जाए, लेकिन वह व्यक्ति समीक्षा से उसको रोके बैठा है, ठीक है। उसकी इंटेंशन है, वॉलंटरीली है, उसमें 3 डिग्री मेंस एरिया की उसके माइंड में सेक्शन 39 आईपीसी को कनेक्ट कर लिया। अगर वॉलंटरीली आते के साथ मेंस एरिया की 3 डिग्री उसके माइंड में, उस व्यक्ति के, जो बड़ी सी गाड़ी वाले व्यक्ति के दिमाग में कौन सी इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, तीनों है उसके दिमाग में, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा उसमें लगोगे। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया उस व्यक्ति ने, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो डेफिनेशन थी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, अब हम पढ़ेंगे 340 आईपीसी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। अब किसी ने किसी को रॉन्गफुली गलत तरीके से कन्फाइन कर रखा है, बंधक बना रखा है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ेंगे। अब whoever wrongfully restrains, तो किसी ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया पहले, तो मतलब किसी को, व्यक्ति को रोका कि डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा, पहले तो यह वाला अपराध किया, पहले तो रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया एक व्यक्ति को, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। और किस तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन, की मैं रोक सकूँ इस व्यक्ति को जिसको मैंने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया हुआ है, फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, की इस व्यक्ति को जो इसकी लिमिट्स है, जिसमें मैंने इसको रिस्ट्रेंट किया हुआ है, जिसमें मैंने इसको बंधक बनाया हुआ है, मतलब इसको रिस्ट्रेंट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें इसका राइट है डायरेक्शंस में जाने का, पर मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, की सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के बाहर, जिसमें वो लिमिट भी एक पूरा बड़ा दायरा, उससे बाहर नहीं जाने दूंगा। देखो इसका एग्जांपल, इस सेड टू रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन, तो कहा जाएगा उस व्यक्ति ने उसको कन्फाइन किया है, उस व्यक्ति को जिसको वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर नहीं जाने दे रहा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक रूम है, 2 रूम है होटल के, 2 रूम है होटल के, तो रूम नंबर 1 है, एक रूम नंबर 2 है। तो रूम नंबर 2 में कोई नोटोरियस लड़के रहते हैं, मतलब वो एज अ गेस्ट रह रहे हैं उस होटल में, उन्होंने सेम दिन चेक इन किया, और एक रूम नंबर 1 में एक लड़की रह रही है, उसने भी सेम दिन चेक इन किया, और रिसेप्शन पे लड़कों ने देखा कि लड़की हमारे रूम में ही, साइड वाले रूम में चेक इन कर रही है, तो अब क्या करते हैं, इसके साथ कुछ एक्ट करते हैं। तो लड़कों ने क्या किया, उसकी बेल बजाई, उस लड़की के रूम की बेल बजाई उन लड़कों ने, और जैसे ही वो लड़की ने दरवाज़ा खोला, उसको बोला, वो अपने कुछ काम से आई होगी उस शहर में जिसमें होटल लिया होगा, उसको बोला कमरे से बाहर आके मत दिखा दियो, वरना इतने डंडे मारूंगा तेरे, बन जाएगी तू हीरोइन, यह बोला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब लड़की डर गई बिल्कुल, जो दूसरे ऑफेंस किए वो तो किए, लेकिन कमरे से बाहर मत आ जाइयो, तो कमरा भाई, कमरे में तो वो इधर उधर घूम सकती है ना, लेकिन कमरे से बाहर मत आ जाइयो, ये सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट यही है सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट की, कमरे से बाहर मत आ जाइयो। तो उसने क्या कर दिया, सीधा अगर जैसे वो पूरा गेट भी ओपन है, बोला कि तेरा गेट भी मैं खोल के जा रहा हूँ, और हम बाहर बैठे हैं, हम 5 लड़के हैं, हम बाहर बैठे हैं, तू जैसे कमरे से बाहर आएगी, तेरे को इतने डंडे मारेंगे कि तूने सोचा नहीं होगा। अब जो अदर ऑफेंसेस किए उन्होंने तो किए, लेकिन उन्होंने क्या किया उस लड़की को, उन लड़कों ने उस लड़की को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में भी रखा, ठीक है। अब देखो, रूम में, बड़ा रूम है पूरा, जितना ये रूम है इतना रूम है, अब उस रूम में तो लड़की इधर उधर अपना भाई इस डायरेक्शन में, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में घूम सकती है ना, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी किया उसको, लेकिन कमरे में तो घूम सकती है, लेकिन कमरे के बाहर जो उसकी लिमिट्स है कमरे की, उसके बाहर भी तो वो जाने का अधिकार रखती है, राइट रखती है। अब उन लड़कों ने क्या किया, उसको वहाँ पे कन्फाइन कर दिया, तो इसको बोला जाएगा कि यह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन है, यह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है उसने, उन लड़कों ने उस लड़की को कन्फाइन किया है, ठीक है। क्योंकि सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, ये इसका 340 का बहुत ही की वर्ड है, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, कि उसको बाहर जाने से, उस लिमिट से, उस दायरे से, उस हद से रोका। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया, लड़कों ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया। अब पढ़ेंगे हम 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब सेक्शन 339 तो डेफिनेशन थी, डिफाइन किया था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को, पर 341 में आईपीसी के पनिशमेंट दे रखी है किसकी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की। अब देखिए पढ़ते हैं पनिशमेंट, whoever wrongfully restrains any person, जो कोई भी wrongfully गलत तरीके से रिस्ट्रेन करता है किसी व्यक्ति को, मतलब
उसकी राइट है किसी डायरेक्शन में जाने की, पर जाने नहीं दे रहा है, कन्फाइनमेंट नहीं करता है, बस रिस्ट्रेंट करता है। एनी पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। ओ सॉरी, ये मैंने 342 का पढ़ दिया, सॉरी 341 का पढ़ता हूँ बाय मिस्टेक। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for term which may extend to 1 month। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति को रोकेगा उसकी डायरेक्शन पे जहाँ उसकी राइट है, अधिकार है जाने के लिए, मूव करने का, उसको रोकेगा, तो ऐसा करने पर एक अपराधी को, एक अक्यूज को, जो जिस पे एफआईआर दर्ज होगी, 1 महीने तक की उसको जेल कटवाई जाएगी। और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, या उस पर जुर्माना भी लग सकता है 500 रुपये का, और विद बोथ, या 1 महीने की जेल भी काटो और 500 रुपये जुर्माना भी दो। तो यह हो गया हमारा 341। अब पढ़ेंगे 342, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब 340 की पनिशमेंट 342 में दी गई है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट। जो हमारे एग्जाम्पल में उस लड़की को होटल रूम में कन्फाइन कर दिया था उन लड़कों ने, अब उन लड़कों को कितनी पनिशमेंट मिलेगी वह हम देखते हैं। whoever wrongfully confines any person, जो कोई भी wrongfully गलत तरीके से कन्फाइन कर लेता है किसी व्यक्ति को, shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 1 year। तो ऐसा करने पर उन लड़कों को 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, या फिर जुर्माना भी लग सकता है 1000 रुपये तक का, और विद बोथ, तो 1 साल की जेल भी और 1000 का जुर्माना भी दोनों भरो, ठीक है। अब इसमें अलग अलग जो 343 और 344 है उसमें अलग अलग दिए हुए हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के टाइप्स। किसी में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रखा 3 दिन से ज़्यादा दिनों के लिए, किसी में रखा 10 दिन से ज़्यादा दिनों के, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो भी देखिए। 343, तो इस हमारे वाले एग्जाम्पल में मान के चलिए उस लड़की को होटल रूम से 3 से ज़्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन वे लड़के बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या सज़ा मिलेगी उन लड़कों को, वो 343 में हम पढ़ेंगे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, रॉन्गफुल कन्फाइन किया 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए, तो whoever wrongfully confines any person for 3 days or more, जो कोई भी wrongful confine करता है किसी व्यक्ति को 3 दिन या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए, shall be punished with imprisonment with the discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, और जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों 2 साल की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो यह था 343 आईपीसी का ऑफेंस, ठीक है। तो इसमें 2 साल क्यों करें, अब देखो बस वो 1 दिन रहती है, वो लड़की 1 दिन रहती है अपने कमरे में बंधक बन के, तो उनको 1 साल तक की सज़ा होती है उन लड़कों को। अगर वो 2 दिन और रह लेती है तो उसके 2 दिन उस कमरे में कन्फाइनमेंट की, हालांकि उसको कोई और अन्य हर्ट कोज नहीं किया, बस उसको यह बोला हुआ कि तू बाहर मत निकल जाइए नहीं तो तेरी शामत पर बनाएगी, और लेकिन वह लड़की 2 दिन तक और रह जाती है उस कमरे के अंदर बंधक बनी हुई, तो उन लड़कों को पूरे 1 साल के लिए, उसके लड़की के 2 दिन मुसीबत के, और उन लड़कों के जेल में पूरे 365 दिन जेल के इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यह था 343 का ऑफेंस। अब 344, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, रॉन्गफुली तरीके से कन्फाइन किया, बंधक बनाया 10 या ज़्यादा दिनों के लिए, तो यह भी अलग ऑफेंस है। ये 344 का ऑफेंस आप पढ़ेंगे। whoever wrongfully confines any person for 10 days or more, वही 10 दिन या ज़्यादा से लिए कन्फाइन करता है, shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। और ऐसा करने पर 10 या 10 से ज़्यादा दिनों के लिए बंधक बनाया उस लड़की को, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसा करने पर उन लड़कों को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और शैल फाइन, अब जुर्माना तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यह था 344 का ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे 345, 345 पढ़ेंगे हम, आईपीसी की धारा 345, इसको रीड विद करते हैं हम, लिंक विद करते हैं सेक्शन 97 सीआरपीसी के साथ, सेक्शन 97 सीआरपीसी के साथ। अब मैं 345 का हेडिंग पढ़ने वाला हूँ, मार्जिनल नोट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। एक व्यक्ति को बंधक जब भी बनाया हुआ है जब उसकी लिबरेशन रिट जारी हो चुकी है। 97 में ये डीएम साहब और वो एसडीएम साहब और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब लिबरेशन रिट जारी कर देते हैं ना, जिस व्यक्ति को उनको शक होता है, उनको एप्लीकेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति को ऐसी जगह छुपाया हुआ है और उसका छुपाना, उसको बंधक बनाना एक अपराध लगता है, तो 97 में वो तुरंत एक लिबरेशन रिट जारी कर देते कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए, और तुरंत जैसे ही वो मिल जाए उसको मेरे पास लेके आया जाए ताकि मैं फर्दर ऑर्डर कर सकूँ। याद आया 97 पढ़ा चुका हूँ। तो अब 345 में यही कहता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति को रॉन्गफुली फिर बंधक बनाया हुआ है, फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड, जिसकी आज़ादी के लिए एक लिबरेशन रिट, उसकी आज़ादी की रिट
रॉयल ऑर्डर एक कोर्ट से उसके लिए इशू हो चुका है, तो मतलब सीधी सीधी बात है 97 सीआरपीसी की रिट या तो जारी हो चुकी है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस की रिट जारी कर रखी है, तब भी उस व्यक्ति को बंधक बनाया हुआ छोड़ नहीं रहे हैं। तो कौन सा ऑफेंस बनेगा? 345 का बनेगा। बॉडी पढ़ते हैं। Whoever keeps any person in wrongful confinement, जो कोई भी किसी व्यक्ति को wrongfully गलत तरीके से बंधक में रखता है, बंधन में रखता है, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, और जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, अपराधी ने, उसको पता है, क्या पता है, नॉलेज है उसको, इंटेंशन है, मतलब उसको नॉलेज है, मेंसरी है, उसका क्या जानकारी है कि एक रिट, एक रॉयल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एक कोर्ट से ऑर्डर किसके लिए? फॉर द लिबरेशन ऑफ डेट पर्सन, इस व्यक्ति की आज़ादी के लिए एक रॉयल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट आ चुका है। डीएम साहब, एसडीएम साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है कि जहाँ भी यह व्यक्ति हो, किसी ने भी कन्फाइनमेंट में रखा है तो इसको छोड़ा जाए, लिबरेशन रिट, ठीक है। तो issued shall be punished for with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years, और 2 साल तक की उसको फिर जेल कटवाई जाएगी। इन एडिशन टू एनी टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ टू विच ही मे बी लाइबल अंडर एनी अदर सेक्शन टू दिस चैप्टर, और ये 2 साल की सज़ा इन एडिशन रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी, मतलब एक्स्ट्रा रहेगी, जो और उस पर अन्य धाराएं लगेंगी इस सेक्शन के तहत, वो तो लगेंगी। जैसे उसने 3 दिनों के लिए उसको कन्फाइनमेंट में रखा, 10 दिन से ज़्यादा के लिए रखा या 1 दिन के लिए रखा, वो तो उस पर धारा लगेंगी। लेकिन ये जो 2 साल की पनिशमेंट है उसको इन एडिशन मिलेंगी, मतलब सोने पे सुहागा, मतलब वो अपराध किया पर ये इसकी फ्री फंड में मिलेगी, ठीक है। ये था 345 का ऑफेंस। और मेनली एक एग्जाम्पल इसका बताता हूँ। कोई पुलिस स्टेशन में कोई पुलिसकर्मी है, एसएचओ साहब मान लीजिए, मिस्टर एसएचओ साहब है एक, ठीक है। तो उन्होंने एक व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंडलेसली बिना किसी आधारों पर ऐसे ही अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। 24 घंटे भी बीत जाते हैं, 48 आवर्स भी बीत जाते हैं, और 72 आवर्स भी बीत जाते हैं, पर वो एसएचओ साहब उसे छोड़ नहीं रहे हैं। उसके परिजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके, एसडीएम साहब के सामने जाके, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने जाके 97 में अप्लाई कर चुके हैं कि हमारे एक व्यक्ति को एसएचओ साहब ने पकड़ा हुआ है और उसको बंधक बनाया हुआ अपने थाने में, तो कृपया करके उसकी कन्फाइनमेंट, उसकी लिबरेशन रिट, एक रॉयल ऑर्डर आप अपने कोर्ट से जारी कर दीजिए और उसको छुड़वाइए। लेकिन ऐसा पता होने के बावजूद भी तो डीएम साहब, एसडीएम साहब या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसा केस हो जिसके पास ही वो जाते हैं, वो ऑर्डर, लिबरेशन रिट का ऑर्डर जारी भी कर देते हैं। एसएचओ साहब को जानकारी मिल जाती है कि भाई लिबरेशन रिट जारी हो चुकी है, अब तो छोड़ना पड़ेगा, फिर भी नहीं छोड़ते हैं वो, फिर भी नहीं छोड़ते उस व्यक्ति को, बंधक बनाए रखते हैं एसएचओ साहब अपने पुलिस थाने में। तो ऐसा करने पर उन एसएचओ साहब पर 345 की धारा लगेगी, 345 345 का ऑफेंस बनेगा और 2 साल की जेल कटवाई जाएगी उन्हें बस इस धारा में। और उस एसएचओ साहब ने 72 घंटों के लिए उस व्यक्ति को रखा ना अपने थाने में बिना ग्राउंडलेसली, तो अब उसको कौन सी धारा लगेगी? अब ये 3 और मोर डेज वाली 343 343 का चार्ज तो उन पर बनेगा। ये 345 के 2 साल तो इन एडिशन है, तो टोटल अब उनको कितनी सज़ा मिलेगी? 5 साल तक की सज़ा मिलेगी एसएचओ जी को, क्योंकि उन्होंने ग्राउंडलेसली एक तो किसी को अरेस्ट किया, और वो मेलिशियस वगैरह का तो अलग से केस डालेगा वो व्यक्ति, अगर डालेगा तो, अगर लीगली साउंड होगा तो। लेकिन बस कानून के आधार पर उसको एसएचओ को 5 साल तक की सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर ग्राउंडलेसली किसी को बिना बंधक ऐसे ही बनाए रखता है बिना किसी बात के, और उसको पता होते हुए भी कि लिबरेशन रेट जारी हो चुकी है तब भी नहीं छोड़ता है, तो ठीक है, 2 साल की तो 345 में मिलेगी, और भाई 2 साल की उसमें मिलेगी 343 में। तो कितने साल की होगी? 4 साल की होगी, वो 5 साल गलती से बोल दिया था, तो टोटल 4 साल की उसको सज़ा होगी, 4 साल तक की मिलेगी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 346 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, बंधक बना के रख रखा है गलत तरीके से और इन सीक्रेट, किसी को कानो कान खबर नहीं कि बंदा है कहाँ, तो वही 346 का अपराध है। whoever wrongfully confines any person in such manner, जो कोई भी रॉन्गफुली बंधक बनाता है एक व्यक्ति को इस तरीके से बनाता है, एज टू इंडिकेट एन इंटेंशन, की एक नियत, एक इंडिकेशन मिल जाए किसी को, मतलब किसी को नोटिफिकेशन मिल जाए क्या, उसकी इंटेंशन का, उसकी मेंसरिया का, फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंड, that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, कि जहाँ मैंने इस व्यक्ति को छुपा रखा है, जहाँ मैंने इस व्यक्ति को अपने अड्डे पे, एक गुप्त अड्डे पे इसको छुपा रखा है, किसी व्यक्ति को मेरे अड्डे के बारे में पता ना लग जाए कि कहाँ मैंने इस व्यक्ति को छुपाया हुआ है, और किस व्यक्ति को ना पता लग जाए जो इस व्यक्ति को छुड़वाने में इंटरेस्टेड है, रुचि ले रहा है। तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति को छुड़वाने में कौन रुचि लेगा? या तो उसके घर वाले, या तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट लेगा। तो वही कह रहा है, और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, या किसी सरकारी कर्मचारी को ना पता लग जाए मेरे अड्डे के बारे में जहाँ पे मैंने इस व्यक्ति को बंधक बनाया हुआ है,
or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant एज हेरिन बिफोर मेंशन, या उस प्लेस जो मैंने जिस जगह पर छुपाया हो उसके बारे में पता न लग जाए किसी भी तरीके से इन व्यक्ति को, किसको, जो उसमें रुचि ले रहे हैं और या किसी सरकारी कर्मचारी को। तो ऐसा करने पर जो सिक्योरिटी जो गुप्त तरीके से छुपाएगा, किसी व्यक्ति को बंधक बनाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा, ऐसा करने पर कितनी सजा होगी उस व्यक्ति को? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement। तो 2 साल की सज़ा मिलेगी उस व्यक्ति को, और ये इन एडिशन रहेगी, मतलब कुछ बढ़कर ही मिलेगी। जो ओरिजिनल उसने अपराध किया है भाई, उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में तो रखा है तो वही 1 दिन रखा है तो उस हिसाब से मिलेगी, 3 दिन रखा है तो उस हिसाब से वो तो मिलेगी, 10 दिन रखा है तो उस हिसाब से मिलेगी, पर 346 की सज़ा उसको इन एडिशन मिलेगी। और कितने की मिलेगी? 2 साल तक की। ठीक है, तो यह था 346 का ऑफेंस। अब 347 347 आईपीसी पढ़ेंगे हम। रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी, वही गलत तरीके से बंधक बनाया हुआ है, और क्या सिर्फ एक्सटोर्ट लूटने के लिए, एक्सटोर्ट करवाने के लिए, अपने पास किसी संपत्ति की डिलीवरी करवाने के लिए, और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट, या कुछ ऐसा कारनामा करवाने के लिए जो कि गैर कानूनी है एक व्यक्ति से, तभी उसको बंधक बनाया हुआ है। तो यह 347 का ऑफेंस पढ़ते हैं। हुएवर रोंगफुली कन्फाइंस एनी पर्सन, जो कोई भी गलत तरीके से बंधक बनाए रखता है किसी व्यक्ति को, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड, और सिर्फ किस मतलब के लिए? बस एक्सटोर्ट करना है उसको, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसको डिलीवर करवानी है अपने पास। किससे? फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड, उस व्यक्ति से जिसको बंधक बनाया उससे, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड, या उस व्यक्ति जिसको बंधक बनाया उसमें जो व्यक्ति रुचि ले रहा है उसको छुड़वाने में, उससे कोई एक्सटोर्ट करवानी, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, डिलीवरी लेनी है उससे। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी आ गया ना, कोई भी संपत्ति या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको संपत्ति बाद में मुनाफे की संपत्ति बनाया जा सकता है। और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड, या जिस व्यक्ति को बंधक बनाया उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। क्या दबाव डाला जा रहा है आगे बताऊंगा। और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनीथिंग इलीगल, या जो व्यक्ति जिसको बंधक बनाया है उस व्यक्ति के लिए छुड़वाने में कोई रुचि ले रहा है, उस व्यक्ति पर दबाव बनाया जा रहा है कि क्या, कि तुम कुछ कार्य करो, कि तुम कुछ एक्ट करो, तुम कोई ऑफेंस करो जो कि इलीगल काम है, कोई गैर कानूनी कार्य करो तुम। और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या कोई ऐसी जानकारी दो जिससे कि कोई अपराध हो सके। तो मान के चलिए जिसको बंधक बनाया हो वो कोई बैंक का मैनेजर है, एसबीआई बैंक का मैनेजर है, तो उसको यह बताया जा रहा है कि तुम ऐसी जानकारी दो, मेरे को डिलीवरी करो, जो तुम्हारे घर में तुमने ड्रॉवर में बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी रखी हुई है वो हमारे पास डिलीवरी करो, ताकि हम क्या करें, या तो हम जाके खुद वहाँ पे लूटें, उस स्ट्रॉन्ग रूम में से पैसे को खुद लूट लें, या तो कोई और हमारा गैंग का लीडर फैसिलिटेट कर सके उस अपराध को जो हम सोच रहे हैं। या तो तुम्हारे पापा, तुम मैनेजर हो एसबीआई बैंक के, तुम्हारे पापा तुम्हारे घर पे रहते हैं, उनको बोलो कि तुम्हारे ड्रॉर में से चाबी उठाए एसबीआई के स्ट्रॉन्ग रूम की जिसके तुम मैनेजर हो, और वहाँ जाके हमारे लिए पैसे लेके आए। ठीक है, तो उससे भी इलीगल एक्ट करा रहे हैं ना, पैसे की लूट करवा रहे हैं ना बैंक में से, और एक्सटोर्ट करवा रहे हैं ना, डिलीवरी ले रहे हैं ना पैसों की। तो इसमें ऐसा करने पर 347 का अपराध बनेगा, और कितने सालों की सजा होगी? बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ऐसा करने पर बस क्या होगा, उस व्यक्ति को जो ऐसा दबाव बना रहा है इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर कोई एक्सटोर्ट करने के लिए कोई संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। और शैल फाइन है, फाइन तो जुर्माना तो अब के लगेगा, शैल है, मैंडेटरी है, जुर्माना तो देना पड़ेगा, मे नहीं है, शैल है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा सेक्शन 347 का पूरा धारा। अब 348 पढ़ते हैं। रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन, वो गलत तरीके से बंधक बनाया हुआ, और क्या सिर्फ एक्सटोर्ट उगलवाने के लिए, क्या कन्फेशन, कोई स्वीकारोक्ति, और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर विवश कर दिया है कि कोई प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन हो, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी रखी है वो मेरे को दे दो, रिस्टोरेशन हो। ठीक है, तो इसके लिए बंधक बनाया। 348 का ऑफेंस आप पढ़ेंगे। whoever wrongfully confines any person, जो कोई भी गलत तरीके से बंधक बनाते हैं एक व्यक्ति को, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द पर्सन, और किस मतलब के लिए? सिर्फ एक्सटोर्ट करने के लिए उस व्यक्ति से, कन्फाइंड जो व्यक्ति बंधक बना हो उससे, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड द पर्सन कन्फाइंड, और या फिर वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति में रुचि ले रहा है जो उसको बंधक बनाया हुआ है। जैसे कोई बेटा बंधक बनाया हो तो उसका पापा उसको छुड़वाने में रुचि लेगा ना, इंटरेस्टेड रहेगा ना कि मेरा बेटा छूट जाए, या उस व्यक्ति से वो क्या चाहता है? एनी कन्फेशन, कोई भी कन्फेशन दो, कोई स्वीकारोक्ति दो। अपराधी कह रहा है कि कोई कन्फेशन दे तू कि तूने कुछ करा हुआ है या तेरे पापा ने कुछ करा हुआ है, तो उनसे कन्फेशन मांग रहा है। और एनी इन्फॉर्मेशन विच में लीड
टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, या कोई ऐसी जानकारी उससे बुलवाना चाहता है कि किसी अपराध के घटना करी थी तुमने जिसको मैंने बंधक बनाया हुआ है, तो वह घटना की जानकारी जो तुमने क्या अपराध किया था तो पूरी दुनिया को अब तक पता नहीं चल पा रहा है, तुम बताओ मेरे को कि तुमने बाप बेटे ने क्या अपराध किया था, तो उसके लिए भी किसी को बंधक बना सकता है कोई भी, ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड टू रिस्टोर और टू क्लेम टू रिस्टोर और टू गोज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या जो व्यक्ति बंधक बनाया उससे या उसके उस व्यक्ति से जो उसमें इंटरेस्टेड है उसको छुटवाने में जिसको बंधक बनाया हुआ है, कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि क्या कर तू किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेके आओ, ठीक है, रिस्टोर करो। पहले तुमने लॉफुली तरीके से वो अपने पास रखी हुई है पर मैं कह रहा हूँ अपने मेरे पास लेके आओ, ठीक है, उसको रिस्टोर करो, जिस सिचुएशन में वो थी उसको वैसा ही कर दो जाके, ठीक है, तो उसके लिए बंधक बनाया हुआ है। और टू गिव इन्फॉर्मेशन विच विल लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर खबर दो कि ऐसी खबर दो कि रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी मैं अपने बंदों से अपने गैंग मेंबर से करवा सकूँ। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू, ऐसा करने पर उस अपराधी को जो कि सिर्फ स्वीकारोक्ति कन्फेशन करवाने के लिए किसी को बंधक बनाएगा, ऐसा करने पर उस अपराधी को जो बंधक बनाए रखेगा सिर्फ स्वीकारोक्ति कन्फेशन पाने के लिए उस व्यक्ति की जिसको या तो बंधक बनाया या उसकी या फिर उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति की जो इंटरेस्टेड है उसको छुटवाने में, तो ऐसा करने पर उस अपराधी को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एंड शैल फाइन है, जुर्माना तो उसको लगेगा। इस केस में भी 348 का यह ऑफेंस था। अब हम पढ़ेंगे 349, अब हम बस 349 पढ़ेंगे और हम देखता हूँ मैं अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस कहाँ तक हैं वहीं तक करेंगे आज, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ रुको एक मिनट, आज हम 355 तक करेंगे, ठीक है, 355 तक करेंगे, या नहीं 355 तक नहीं हो पाएगा, सॉरी 355 तक नहीं हो पाएगा, आज हम करेंगे 353 तक करेंगे, ठीक है, 353 तक हम ऑफेंसेस करेंगे आज सारे 353 तक। उसके बाद तो सारे वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस आ जाएंगे, वो मैं स्पेशल वीडियो कल के लिए बनाऊंगा। तो इसमें हम अभी 349 करेंगे, 350 करेंगे, 351 करेंगे, 351 करेंगे, 352 करेंगे और 353 करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 349 आईपीसी फोर्स मतलब धक्का, तो 349 में फोर्स बता रहा है कि फोर्स क्या होता है, देखिए अब फोर्स जोर धक्का। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर, एक व्यक्ति माना जाएगा कि वो जोर यूज कर रहा है किसी व्यक्ति पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर। इफ ही कॉजेज मोशन, अगर तो वह क्या कॉज कर देता है, क्या नतीजा पैदा करता है एक व्यक्ति, कोई मोशन, कोई मतलब कुछ किसी व्यक्ति किसी कोई कंपन क्रिएट करता है, कोई कंपन कॉज करता है, चेंज ऑफ मोशन, या फिर कोई मोशन हो रहा था उसको चेंज कर देता है, ठीक है। और सेसेशन ऑफ मोशन, या मोशन कंटिन्यूस में था उसको रोक देता है, उसको सीज कर देता है, उसको बंद करवा देता है। टू डैट अदर, उस व्यक्ति के, ठीक है। और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, या किसी सब्सटेंस से ऐसा मोशन कंपन पैदा करता है वह व्यक्ति, और चेंज ऑफ मोशन, या उस सब्सटेंस से भाई मोशन पहले तो 1 की स्पीड में हो रहा था, अब उस सब्सटेंस ऐसा किया कि अब 2 की स्पीड से वह मोशन हो गया। और सेसेशन ऑफ मोशन, या फिर मोशन को रोक देता है, उस कंपन को रोक देता है। एज ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी, और कैसे रोकता है, कैसे सेसेशन करता है मोशन की, उस कंपन की, कि किसी सब्सटेंस को कांटेक्ट में लाता है, किसकी बॉडी से, उस व्यक्ति की बॉडी पे जिस पे फोर्स कमिट, जिस पे जोर दिखाया जाना है। और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग, या किसी वो कंपन को कैसे रोकता है, मोशन को कैसे रोकता है, जिस व्यक्ति पर फोर्स कमिट किया जा रहा है उसने कुछ पहनावा किया, उसने कोई गारमेंट्स पहने हुए हैं, उसको पकड़ रहा है, उसको पकड़ के रोक रहा है कि वो व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए। और कैरिंग और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट अफेक्ट्स दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग, कि उस व्यक्ति को इस कदर रोक दिया गया है, ना तो वह रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में फॉल कर रहा है, लेकिन जोर यूज हुआ है, पीछे से ऐसे पकड़ लिया है, उसके शोल्डर को पीछे से ऐसे पकड़ लिया है, अब ये व्यक्ति के आगे जा सकता है। एक महिला ने फ्रॉक पहनी हुई है, उस महिला की फ्रॉक को ऐसे पकड़ लिया है, क्या अब महिला आगे जा सकती है, उसके मोशन को स्टॉप किया ना, कंपन को स्टॉप, महिला का राइट आगे जाने का, ठीक है, अब वो क्या आगे जा सकती है, नहीं जा सकती, क्या अब फोर्स यूज़ किया ना उसने फोर्स यूज़ किया ना उस व्यक्ति ने, तो यही कह रहा है यह फोर्स होता है। प्रोवाइडेड, अब क्या फोर्स नहीं होता, प्रोवाइडेड द पर्सन कोजिंग द मोशन, जो व्यक्ति कंपन कोज कर रहा है, और चेंज ऑफ मोशन, या पहले कुछ मतलब कंपन था उसमें, या तो उसको कुछ तेज़ी और दिखा रहा है या फिर उसको स्लो कर रहा है।
और सेसेशन ऑफ मोशन या मोशन में था कोई शरीर, कोई वस्तु, उसको रुकवा दे रहा है। कोज इज डैट मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन, तो कहा जाएगा उसने कोज किया है, उसने कंपन कोज किया है, चेंज किया है या रोका है इन वन ऑफ द थ्री वेज हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब। जो ये तीनों जो मैनर दिए हुए हैं, इनमें से अगर एक भी चीज़ लग जाएगी तो कहा गया है उसने वह मोशन कोज किया है। तो फर्स्ट बाय हिज ओन बॉडीली पावर, अपने शारीरिक शक्ति से ये करता है तीनों चीज़ें। सेकेंडली बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर, एक सब्सटेंस को ऐसे तरीके से डिस्पोज करता है, मतलब ठिकाने लगाता है। डैट द मोशन और चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन टेक प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट, की अब मैंने एक सब्सटेंस को ऐसे तरीके से रेडी कर दिया कि अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम तो वह सब्सटेंस ही करेगी और उस व्यक्ति को मोशन, उस व्यक्ति का मोशन जो कंपन है उस व्यक्ति में वह रुकवा देगी। ऑन हिज पार्ट, उसके भाग पर, ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर उसके लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है उस सब्सटेंस से रिलेटेड, ठीक है। थर्डली बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, एक जानवर को इंड्यूस कर रहा है, उसको लालच दे रहा है कि कोई जानवर मूव हो, तो वह भी होगा फोर्स द्वारा, ठीक है। टू चेंज इट्स मोशन, कि वो जानवर अपना मोशन चेंज कर दे। और टू सीज टू मूव, या फिर जहाँ वो चल रहा है वह रुक जाए वहाँ पे, तो कहा जाएगा उसने फोर्स यूज़ किया है, उसने जोर यूज़ किया है, ठीक है। अब मेनली इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि कोई मिस्टर ए है, वो एक चेयर पे बैठा है, मिस्टर ए एक चेयर पे बैठा है और उसके कोचिंग में मिस्टर बी उसकी अगली चेयर पे बैठा है। तो क्या होता है जैसे ही मिस्टर बी उठने वाला होता है अपनी चेयर में से, मिस्टर ए क्या करता है, उसकी जो बेल्ट उसको दिख रही होती है, कि वो बेल्ट तो आजकल सभी पहनते हैं, जीन्स के पैंट के ऊपर या फॉर्मल पैंट के ऊपर उसने बेल्ट पहनी हुई है, उसको पकड़ लेता है। तो क्या मिस्टर ए ने क्या दिखाया यहाँ पे, जोर दिखाया, फोर्स दिखाया ना। अब क्या मिस्टर बी उठ सकता है, उसको ऐसे पकड़ लेता है कि वो उठ ही नहीं सकता, मोशन में आ ही नहीं सकता। तो यह अब माना जाएगा कि मिस्टर ए ने उसकी बेल्ट पकड़कर फोर्स दिखाया है, उसने फोर्स दिखाया है, उसको कोई चाटा नहीं मारा, उसका ना तो रास्ता रोका, बस बेल्ट पकड़ ली। क्या अब मिस्टर बी उठ सकता है अपनी चेयर से? बिल्कुल भी नहीं उठ सकता, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। तो माना जाएगा कि उस मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर, उस व्यक्ति पर फोर्स दिखाया है, जोर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। या फिर एक एनिमल वाला एग्जांपल लेते हैं, कोई प्लॉट में एक डॉगी खेल रहा है और वो डॉगी इम्पोर्टेड डॉगी है, या फिर मान के चलिए कोई भी डॉगी है, चाहे देसी डॉगी है चाहे इम्पोर्टेड डॉगी है, वो खेल रहा है, उसके मालिक ने वो उसके खेलने के लिए वो प्लॉट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो व्यक्ति है जो उस डॉगी को चुराना चाहता है, लेकिन गेट बंद है और सब कुछ बंद है, भाई बहुत सिक्योरिटी लगी हुई है, डॉगी बहुत महंगा है, 10 लाख रुपए का अल्बानिया शेफर्ड है, ठीक है, मान के चलिए अल्बानिया शेफर्ड का डॉगी है और उसके मालिक ने प्लॉट स्पेशली डॉगी के लिए लिया हुआ है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, जो उस डॉगी को मूव करना चाहता है, या व्यक्ति जब वो डॉगी अंदर खेल भी रहा है तो उसको क्या करना चाहता है, वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है। तो एक हड्डी, कोई जो बोन होती है, जो डॉगी को बोन बहुत अच्छी लगती है, एक हड्डी प्लॉट में फेंक देता है वह व्यक्ति। हड्डी को देखते, जैसे हड्डी की आवाज़ उसे डॉगी को आती है कि हड्डी गिर चुकी है प्लॉट में, वैसे ही वो डॉगी अपने वहाँ खेल रहा था आराम से पार्क में, लेकिन थोड़ी इधर आ जाता है गेट की तरफ। जैसे ही गेट की तरफ आता है तो वो अपने जाल से उस डॉगी को उठा के फुर हो जाता है। तो चोरी तो उसने की, लेकिन उसने चोरी कैसे की? फोर्स लगा के की ना, जोर लगा के की ना। तो यही होता है फोर्स, इसी को कहते हैं जोर, इसी को कहते हैं धक्का, ठीक है। अब है हमारा हुआ 349 पूरा, अब हम पढ़ेंगे 350, सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर। अब वो सिंपल फोर्स था, अब आपराधिक जोर क्या होता है देखिए। whoever intentionally uses फोर्स, अब जिसने मेंसरिया की हाईएस्ट डिग्री, इंटेंशन आ गई, मंशा थी उसकी मलिन बुद्धि थी, क्या यूजेस फोर्स, जो मैंने अभी 349 फोर्स पढ़ा है वो यूज़ करा, उसने जोर यूज़ किया। whoever intentionally uses फोर्स टू एनी पर्सन, जो कोई भी जोर दिखाता है और उसकी इंटेंशन थी, मंशा थी, उस मंशा के तहत ही जोर दिखाता किसी और व्यक्ति को, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और जिस पर जोर दिखाया जा रहा है उसकी कोई सहमति नहीं है कि मेरे पर जोर दिखाया जाए। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, और सिर्फ क्यों जोर दिखाया जा रहा है कि कोई अपराध करना है, उस व्यक्ति को जो जोर दिखा रहा है उसको कोई अपराध करना है। और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनोयंस टू द पर्सन टू whom द फोर्स इज यूज्ड। या जिस व्यक्ति पर उसने फोर्स दिखाया है, उसने जोर दिखाया है, उसको पता है, उसको इंटेंशन है, उसको जानकारी, उसको नॉलेज है, क्या टू बी लाइकली डेट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, कि मैं जो ये जोर दिखा रहा हूँ इससे क्या होगा, ही विल कोज इंजरी, मैं इस जोर से इस व्यक्ति को जिस पे मैं दिखा रहा हूँ अपना जोर, अपना गुस्सा, अपना धक्का, इस व्यक्ति को चोट पहुँचेगी, इंजरी होगी,
फियर, इसमें डर पैदा हो जाएगा, और अनोयंस, या तो इसको इसकी बेइज्जती हो गई है, बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा। टू द पर्सन टू होम द फोर्स इज यूज, जिस पर की वह गुस्सा, जिस पर की वह धक्का यूज हो रहा है, इस्तेमाल में किया जा रहा है। इससे टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन, तो कहा जाएगा उस व्यक्ति ने जिसने की फोर्स दिखाया, और इंजरी होने की उसकी इंटेंशन थी, नॉलेज थी कि इंजरी भी हो सकती है इस व्यक्ति को जिसको मैं फोर्स दिखा रहा हूँ, इस व्यक्ति को डर भी लग सकता है, इस व्यक्ति को एनोयंस भी हो सकती है, तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने क्रिमिनल फोर्स दिखाया उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो यह 350 था क्रिमिनल फोर्स। इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, ये पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आता, ज़्यादा समझ नहीं आता इलस्ट्रेशन पे। 350 के बाद हम चलेंगे सीधा 351 पे, असोल्ट। अभी असोल्ट हमला क्या होता है, हमला कर दिया, ठीक है, असोल्ट हमला हो जाना। 351 असोल्ट पढ़ेंगे हम 351 में। हूएवर मेक्स एनी जेस्चर, जो कोई भी कोई जेस्चर क्रिएट कर रहा है। जेस्चर कौन से वाला जेस्चर, ऐसे किया, कोई व्यक्ति आगे बैठा है, ऐसे जेस्चर किया, अपने पंच को रेडी कर रहा है, कुर्सी पे बैठा, कोई व्यक्ति आगे बैठा है, उसे देख रहा है, उसको देख रहा है, टिमटिमा रहा है उसकी तरफ, लेकिन वहीं बैठा उसको मुक्का दिखा रहा है। जैसे मान के चलिए कोई डॉक्टर के क्लिनिक पे एक पेशेंट सामने वाले टेबल बैठा है, एक पेशेंट जो अपराधी बनेगा वो सामने वाले टेबल बैठा है, ऐसे ही बस उसको ऐसे कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि बस जो रिसेप्शन पे जो स्लिप कटवाती है ओपीडी काउंटर की, उस व्यक्ति ने उसको क्रॉस कर दिया था, मतलब उसको ज़्यादा इमरजेंसी थी, उसने पर्ची पहले कटवा ली थी, डॉक्टर से वो पहले मिलने वाला है, और वो जो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो पहले लाइन में खड़ा था, पर उसने पहले बनवा ली, तो इसीलिए वो सामने बैठा है, उसको मुक्का दिखा रहा है, ऐसे जेस्चर क्रिएट कर रहा है ना। तो ये अब यही कह रहा है, और एनी प्रिपरेशन, या कोई तैयारी करता है, मतलब जेस्चर नहीं दिखाता, प्रिपरेशन मतलब अपनी गाड़ी की तरफ भगता है, तुरंत जैसे बिल कटा उस व्यक्ति का, तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भगता है, और एक हॉकी स्टिक निकाल के ले आता है, तो प्रिपरेशन करी ना उसने। इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। इसमें हमला हुआ नहीं है, इसमें बस यह एक व्यक्ति को जिसको कि वह जेस्चर दिखाया गया था, या प्रिपरेशन जिसके प्रति की गई थी, उसको बस लेकिन जो करने वाला है, जो जेस्चर दिखा रहा है, जो प्रिपरेशन मेड कर रहा है, उसको बस उसके पास इंटेंशन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया और नॉलेज है, स्लाइट लोएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, उसको क्या इंटेंशन और नॉलेज है, इट टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर की, जो मैं जेस्चर दिखा रहा हूँ, तो जो मैं मुक्का रेडी कर रहा हूँ, और प्रिपरेशन जो मैं भाग के हॉकी स्टिक लेके आया अपनी गाड़ी में से, विल कॉज एनी पर्सन की क्या परिणाम निकलेगा दूसरे व्यक्ति पर, प्रेजेंट टू एप्रीहेंड दैट ही हु मेक्स दैट, जो व्यक्ति है, जो दूसरा वो पेशेंट बैठा था, उसको क्या परिणाम निकलेगा कि यह व्यक्ति जो मुक्का दिखा रहा है, जो डंडा लेके आया है, हॉकी स्टिक गाड़ी में से निकाल के इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, कि ये मेरे ऊपर आपराधिक जोर यूज करने वाला है, अभी किया नहीं है, बस आपराधिक जोर यूज करने वाला है, बैठा मुक्का दिखा रहा है, कभी भी कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है, उसको शंका है उस व्यक्ति को, दूसरे पेशेंट को, कि कभी भी कर सकता है। या फिर गाड़ी में से लठ हॉकी स्टिक निकाल के ले आया अपने वहाँ पे जहाँ पे वेटिंग एरिया हॉस्पिटल में, वहाँ पे रखे हुए बैठा है, और उसको ऐसे बजाया जा रहा हॉकी स्टिक को, तो दूसरे पेशेंट को जिसने पहले पर्ची कटवा ली थी उसको क्या लगेगा कि ये तो कभी भी कर देगा मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़, आपराधिक जोर यूज़ कभी भी कर देगा, मेरे तो भगवान भरोसे बैठा हूँ, अब ये 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, या मैं अंदर से दिखा के आऊँगा, अपनी पर्ची कटवा के आऊँगा कि मेरे को यह बीमारी है, उधर से वहाँ पर्ची काटी और मैं बाहर आया, उधर से इसने मेरे ऊपर मुक्के चलाए, आपराधिक फोर्स यूज़ किया, तो यह हो सकता है। ठीक है, बस इसमें एप्रीहेंशन आ जाए उस व्यक्ति को, जो विक्टिम है, एप्रीहेंशन आ जाए, एप्रीहेंड दैट ही हु मेक्स डैश जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन इज सेड टू कमिट एन असोल्ट, तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने उस पर असोल्ट कमिट किया है, असोल्ट यही होता है, ठीक है, असोल्ट कमिट किया है। असोल्ट में बस या तो दूर से जेस्चर दिखाया और दूर से ही या तो अपनी गाड़ी में से हॉकी स्टिक निकाला है और ऐसे बजा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति उसकी इंटेंशन और नॉलेज है कि ये डरेगा, मैं ऐसे करूँगा तो मैं अपना मुक्का ऐसा पंच अपना रेडी करूँगा, तो वह व्यक्ति जो बैठा हुआ है वह डरेगा, या मैं जो हॉकी स्टिक बजा रहा हूँ उसको पता लग जाएगा कि मैं तेरे लिए ही लाया हूँ बेटा, ये तेरे ही पैर तोड़ूंगा, जिससे तूने पर्ची पहले कटवाई थी ना मेरे से और मैं पहले लाइन में खड़ा था, तेरे ही पैर तोड़ूंगा, इससे उस व्यक्ति को एप्रीहेंशन आ जाए जो कि जिसके ऊपर की अपराध होने वाला है। तो असोल्ट में क्या होता है, असोल्ट में एक्चुअली में लगने की मतलब हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा वो कर भी रहा है पर उसकी इंटेंशन नॉलेज है, किस इंटेंशन नॉलेज से कर रहा है वो, कि उस व्यक्ति में एप्रीहेंशन आ जाए, बस उसमें उसको पता लग जाए कि उसने किससे पंगा लिया है। ठीक है, तो यही होता है असोल्ट, 351 का ऑफेंस, असोल्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब
इसकी 351 की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम, स्पष्टीकरण। मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट, मुंह से बोले हुए शब्द, मुंह से बोले हुए शब्द जो कि ऐसे ही बोल दिए हैं, बेध्यानी बोल दिए, कोई इंटेंशन नॉलेज नहीं थी, ऐसे ही बोल दिए हैं, तो डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट, तो वह असोल्ट नहीं है। बट द वर्ड्स which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault। बट कोई मुंह से बोले हुए शब्द अगर ऐसे हैं कि मतलब उनसे कोई जेस्चर का परिणाम निकल रहा है, कोई प्रिपरेशन का परिणाम निकल रहा है, तो वह असोल्ट हो सकता है। अब मतलब या तो ना तो कोई रियल लाइफ में ना तो कोई जेस्चर बना रहा है, ना तो कोई प्रिपरेशन की है, ठीक है, बस क्या बोल रहा है उसको, बेटा चल तू बाहर, तूने पर्ची पहले कटवाई थी ना, मेरे सामने तू बैठा है, अब तू मैं 1 घंटे से लाइन में खड़ा था ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, तू खल खांसी करता हुआ आया और पहले पर्ची कटवा ली, अब तेरा नंबर मेरे से पहले आएगा, लेकिन तू डॉक्टर की दवाई लिया और तू बाहर तो निकलेगा, बाहर चल। तो यह भी है ना, उसने ना तो कुछ एक्शन किया अपने हाथों का, ना अपनी गाड़ी से हॉकी स्टिक निकाल के लिखा, बस क्या किया, तू बाहर चल। यह वर्ड भी असोल्ट बन सकता है, इसको भी असोल्ट की कैटेगरी में हम कह सकते हैं। यही हमारी 351 की एक्सप्लेनेशन बोल रही है, ठीक है, यही हमारी 351 की एक्सप्लेनेशन बोल रही है। तो मैंने बहुत अच्छी तरह असोल्ट समझाया है, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमारे 2 सेक्शन रह गए आज के लिए, 352 और 353 हम पढ़ेंगे लास्ट, फिर कल से करेंगे वो। अब आगे 354 के बाद सारे वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस आ जाएंगे, फिर वो कल करेंगे। अब 352 पनिशमेंट फॉर असोल्ट, अब सज़ा मिलेगी किसकी, असोल्ट की, और क्रिमिनल फोर्स, या जो क्रिमिनल फोर्स है 350 उसकी सज़ा मिलेगी। अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं था, वैसे असोल्ट कर रहा था, वैसे ही क्रिमिनल आपराधिक गुस्सा दिखा रहा था, आपराधिक धक्का दिखा रहा था, तो उसकी पनिशमेंट 352 में मिलेगी। अब पढ़ते हैं, whoever assaults or uses criminal force, जो कोई भी, जो मैंने अभी असोल्ट बताया है, या तो वह यूज़ करता है, मतलब जेस्चर दिखाता है, प्रिपरेशन बनाता है, और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, या फिर क्रिमिनल फोर्स आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर दिखाता है, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कह रहा है उसको, वो भड़का हुआ नहीं है, उसको तुरंत ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तुरंत उसको ये कुछ भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं आई है, उसको तो पहले से थी, उसको तो तुरंत बैठे बैठे बन गई थी, गिवन बाय डेड पर्सन, और उस व्यक्ति ने दिया जिसपे वह असोल्ट दिखा रहा है, और क्रिमिनल फोर्स दिखाने वाला है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स। तो ऐसा करने पर जो व्यक्ति जो मुक्का दिखा रहा था, बस ओनली मुक्का दिखा रहा था, मारा भी नहीं था, 3 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है उस व्यक्ति को, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विद बोध, या फिर जो मुक्का दिखा रहा था उस पेशेंट को, उसको 500 रुपये तक का जुर्माना भी भरा जा सकता है, या फिर दोनों 3 महीने की जेल भी काटो और 500 रुपये जुर्माना भी भरो, ठीक है। तो अब 352 की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, स्पष्टीकरण। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को हमने एक्सेप्शन रख दिया था कि भाई तुरंत उसने ऐसा किया, उसको तुरंत वो आ गया, तुरंत उसको गुस्सा आ गया, कि जैसे वो हमारे एग्जांपल में पेशेंट ने तुरंत पर्ची कटवाई, उसने देखा कि मैं तो 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, ये अभी आके पर्ची कटवा, तभी उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया, और तभी कुछ ना कुछ उसको इशारे किया गंदी, या फिर ऐसे मुंह से बोला, वर्ड्स बोले कि तू बाहर मिली, ये कर वो कर, तो ये बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन ये बोलिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वो मत मानना कि उससे पनिशमेंट कम हो जाएगी, पनिशमेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा फॉर एन ऑफेंस, उस अपराध के लिए, अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, इफ द प्रोवोकेशन इज सोट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड, अगर की प्रोवोकेशन हुई है उस व्यक्ति को, जो अपराध करने वाला जिसने असोल्ट किया है, उसने स्वयं इच्छा से सोट किया, स्वयं इच्छा से अपने प्रति बुलाई है, आ बैल मुझको प्रोवोकेशन दे, आ बैल मुझको सडन प्रोवोकेशन दे, ऐसे बुलाई है, बाय द ऑफेंडर इज एज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस, की फिर वो एक्सक्यूज ले रहा है, कि फिर वो एक्सक्यूज ले रहा है, बहाना बना रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मेरे को तुरंत हुई थी और इस व्यक्ति ने दी थी। अरे तुम भाई कंट्रोल में रह सकते थे ना, अब वह व्यक्ति उसको बीमारी, उसको कुछ अर्जेंसी हो सकती है ना, और डॉक्टर ने बोला होगा जाओ ओपीडी की स्लिप कटवा के लिखो, मैं किस पे लिखूंगा अपनी प्रिस्क्रिप्शन, किस पे दवाइयाँ लिखूंगा, तो समझो सबको एडजस्ट करना चाहिए सोसाइटी में, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर उसको हो सकती है ना, अब तुम उसको ही दादागिरी दिखा रहे हो। तो यह कह रहा है एक्सप्लेनेशन, इसकी 352 की एक्सप्लेनेशन यही क्लियर कर रही है। अब 352 352 के पैरा 2 पढ़ते हैं, जो एक्सप्लेनेशन के नीचे है, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ, और प्रोवोकेशन भड़काना कैसे हुआ है, उकसाना कैसे हुआ है, इज गिवन बाय एनीथिंग डन, कि कुछ हुआ है, कुछ चीज़ हुई है, इन ओबीडियंस टू द लॉ, और वो कानून के मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ हुई है, और प्रोवोकेशन तब आई है, और बाय पब्लिक सर्वेंट, या प्रोवोकेशन किसने दी है, किसी सरकारी कर्मचारी ने दी है,
इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, और उस सरकारी कर्मचारी ने प्रोवोकेशन कब दी है, अपनी अपनी अपने कानून द्वारा जो वह दायित्व निभा रहा है उसको उसके एक्सरसाइज में दी है, ठीक है। तो और अब पैरा 3 पढ़ेंगे हम 352 का। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या प्रोवोकेशन कैसे दी गई है, उकसाया कैसे गया है, अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कोई अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा की राइट, अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी की यूज़ कर रहा था, तब वो अगले व्यक्ति ने जो अपराध किया उसने सोचा कि मैं अब असोल्ट करता हूँ, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता हूँ, तो वो भी होगा, ठीक है। पैरा 4 हम पढ़ेंगे 352 का। वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन, क्या प्रोवोकेशन वो भड़काया जाना, क्या वो उकसाया जाना ग्रेव था, इतना घातक था और इतना सडन था, क्या इतना जरूरी था, क्या इतना तुरंत था, इमीडिएट था, फोर्थविथ था, इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस, की तुरंत अपराध को मिटिगेट मतलब अपराध को घटित किया जा सकता, अपराध को असोल्ट का अपराध या क्रिमिनल फोर्स का अपराध किया जाना था। इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो वो क्या रहेगा, एक तथ्य का प्रश्न रहेगा। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 352 पूरा। 352 आईपीसी हमने पूरा पढ़ दिया, अच्छे से समझाया। अब सेक्शन 353 आईपीसी, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। असोल्ट दिखाना, जो मैंने 351 में अभी जो पूरा डेफिनेशन पढ़ाई थी वो, या 350 में जो क्रिमिनल आपराधिक जोर दिखाना, और क्यों दिखाना, टू डेटर पब्लिक सर्वेंट, कि किसी सरकारी कर्मचारी को डेटर उसके बीच में बाधा डालूं, फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटीज अपने दायित्व को डिस्चार्ज ही ना कर पाए, इसलिए 353 का ऑफेंस बनेगा। पढ़ते हैं। हुएवर असोल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, जो कोई भी असोल्ट करता है मतलब मुख्य होकर दिखाता है या कुछ भी करता है, या फिर क्रिमिनल फोर्स आपराधिक गुस्सा दिखाता है, धक्का दिखाता है, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty, और assault criminal force इसमें कौन दिखा रहा है, सरकारी कर्मचारी ही दिखा रहा है। और कब दिखा रहा है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज, अपने दायित्व को जो उसको लॉफुल दायित्व दिए गए हैं उनको एक्सरसाइज करते वक्त दिखा रहा है, एग्जीक्यूट करते वक्त दिखा रहा है। एज सच पब्लिक सर्वेंट, वैसे सरकारी कर्मचारी होते हुए, और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, या फिर इंटेंशन क्या है, किसी और व्यक्ति की कि पब्लिक सर्वेंट को उसके काम में, सरकारी कर्मचारी को उसके काम में बाधा डाली जाए, वह सरकारी कर्मचारी अपना ये ड्यूटीज अपने दायित्व निभा ही ना पाए, तो वह व्यक्ति भी दिखा रहा है, ठीक है। और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन, या कुछ परिणाम निकाला है, उसके तहत कोई परिणाम निकला है, किसका, फोर्स का, और या क्रिमिनल फोर्स का या असोल्ट का, और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय सच पर्सन इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, या कुछ ऐसा हुआ है, प्रयास हुआ है कि क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट दिखाने का प्रयास हुआ है। एज सच पब्लिक सर्वेंट, उस सरकारी कर्मचारी होते हुए उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कि कोई नतीजे परिणाम निकले या प्रयास किया उसने। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद होता है। ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को या उस व्यक्ति को जो सरकारी कर्मचारी की फोर्स दिखाएगा, असोल्ट दिखाएगा, या सरकारी कर्मचारी को जो उस पर दिखाएगा, तो दोनों को अदला बदली में कितनी सजा मिलेगी, 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और विद बोथ या जुर्माना लगेगा, और विद फाइन या जुर्माना लगेगा, और विद बोथ या 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी। तो यहाँ हमारे समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं सेक्शन 353 आईपीसी तक। तो आज हमने किए सेक्शन 332 से लेके 353 तक, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में डिटेल में मैंने हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक सेक्शन की बिल्कुल अच्छे तरह से एक एक वर्ड समझाया विद एग्जाम्पल्स, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आज हमारी क्लास खत्म होती है। आज हमने फिर से बता रहा हूँ कौन से सेक्शन किए हैं, 332 से लेकर 332 सेक्शन 353 यह किए हमने आज, ठीक है। और कल की वीडियो में हम रैपिड डिवीजन की करेंगे 354 से, जो भी हमारे हो जाते हैं, टारगेट सेट नहीं करेंगे। 354 से आगे तक जो भी मेरे से 1 घंटे 15 मिनट तक समझा जाते हैं वो करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, कैसा समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर टाइम लग जाए तो। और बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।